हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय लक्ष्मी एंड वेलकम टू द स्टडी विद नीरज सर। जैसा कि सर ने आपको बताया कि मैं आपको साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगी। होपफुली आपको पसंद भी आएंगी और अगर आपको अच्छी लगे, इफ़ यू वांट मोर प्लीज़ हिट द बेल बटन, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। मैं आपके लिए कुछ साइंस के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बेस्ड हैं। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारा गेस्ट्रिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है पेप्सिन, चौथा है ट्रिप्सिन। तो ये यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो गेस्ट्रिन जो है हमारा एक हार्मोन है, ना कि एंजाइम है। क्या है हमारा? गेस्ट्रिन एक हार्मोन है। ये गेस्ट्रिन छोटी आंत में बनता है। कहाँ पे बनता है? छोटी आंत में। ये जो पेप्सिन है ये एक हार्मोन ना होके ये एक एंजाइम है। जो प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन करता है अमाशय में। टाइलिन भी हमारा एक हार्मोन ना होके ये भी हमारा एक एंजाइम है। क्या है? टाइलिन है एंजाइम जो स्टार्च का पाचन करता है। मुख में करता है स्टार्च का पाचन। ट्रिप्सिन भी हमारा एक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। छोटी आंत में। ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस बता दिए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होती है? पहला ऑप्शन है हमारा डी, दूसरा है ए, तीसरा है ई, चौथा है सी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होती है, तो इसका आंसर होगा सी। ये ऐसा क्यों होता है कि ये शरीर में भंडारित नहीं होती है? ऐसा इसलिए होता है कि ये वाटर सॉल्युबल होती है। ये हमारे शरीर में यूरिन के साथ थ्रू आउट हो जाती है, उसके साथ बाहर चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी विटामिन सी से भरपूर फ्रूट्स होते हैं उनको हमें रोज खाना चाहिए और हमें वैसी ही डाइट लेनी चाहिए। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से प्रतिद्वंदी रोग हो जाता है। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड। तो ये हमारा विटामिन के संबंधित क्वेश्चन है। तो हम अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। निम्न में से किसकी अधिकता से, यहाँ पे टूल बेबी ना होके ब्लू बेबी होगा। निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है Hg, नाइट्रेट, कैडमियम और कॉपर। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रेट। होता क्या है कि जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट में। फिर ये हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके मेथा हीमोग्लोबिन बनाता है। मेथा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाती है,
जिसके वजह से क्या होता है कि ये बेसिकली बच्चों में होता है, बच्चों का जो शरीर होता है वो नीला पड़ जाता है, बच्चों का जो शरीर होता है वो नीला पड़ जाता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। कैडमियम से इटाई नामक रोग हो जाता है। और Hg पारा से मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है कि हमारा 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी की वजह से, 21वें गुणसूत्र की मोनोसोमी की वजह से, पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से, स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र की वजह से। तो होता क्या है कि इसको कहते हैं मंगोली जड़ता। इस रोग से पीड़ित जो भी होता है वो बच्चा मूर्ख होता है, मंद बुद्धि का होता है, इसलिए इसको मंगोली जड़ता कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो रोगी होता है, जो भी रोगी होता है, उसकी 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है। 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। एक गुणसूत्र में 2 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यहाँ पे एक गुणसूत्र बढ़ जाता है। तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। 44 जोड़ी ऑटोसोम्स होने चाहिए, पर यहाँ पे 45 हो जाते हैं। XX लड़की के लिए होता है और XY लड़की के लिए, इसलिए यहाँ पे 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी की वजह से मंगोली जड़ता हो जाती है, जिसको डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जोड़ी गलत है? कौन सी जोड़ी गलत है? विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बांझपन या बेरी, थायमीन बेरी, नियासिन, यहाँ पे नियासिन होगा, नियासिन से पेलाग्रा। तो हम सबको पता है कि विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है, इसको रिकेट्स कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम तो आप सबको पता ही होगा। और विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का नहीं बनता है। थायमीन को बेरी बोलते हैं, नियासिन की वजह से पेलाग्रा हो जाता है, नियासिन को B3 विटामिन कहते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यास्थ ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हमारा पहला ऑप्शन है लिगामेंट, दूसरा है तंतुमय ऊतक, तीसरा है फाइब्रिन, चौथा है मांसपेशी ऊतक। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि जो लचीले, जो खींचे जा सकते हैं। पहला होता है हमारा टेंडन। टेंडन का काम होता है कि वो हड्डी को पेशी से जोड़ता है। दूसरा होता है हमारा लिगामेंट। ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा स्नायु लिगामेंट। सातवां प्रश्न है हमारा कि EEG से किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो कभी कभी हमारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है EEG, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। यहाँ पे पूछा है कि हमसे ये किसको प्रभावित करता है? तो ये हमारा ब्रेन को प्रभावित करता है, ये ब्रेन के लिए होता है। कभी कभी हमारे एग्जाम में ECG का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। इसका पूरा नाम होता है
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये हमारे हार्ट से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट, चौथा है खनिज। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। लार किसके पाचन में सहयोग करती है? पहला है हमारा स्टार्च, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है रेसे। तो हमारे सलाइवा में क्या होता है कि इसका आंसर है हमारा स्टार्च। क्या होता है कि सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन का काम क्या होता है कि टाइलिन जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देता है शुगर मतलब माल्टोज। तो ये टाइलिन का काम होता है जो हमारे सलाइवा में पाया जाता है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पहला ऑप्शन है हमारा अमाशय, दूसरा है छोटी आंत, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा है अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा छोटी आंत। ऐसा इसलिए होता है कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है मध्यांत, तीसरा होता है शेषांत। ग्रहणी को बोलते हैं डियोडिनम और मध्यांत को बोलते हैं जेजुनम और शेषांत को बोलते हैं इलियम। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। पूछा गया है कि अधिकांश पाचन किस भाग में होता है? तो अधिकांश पाचन गहरी में होता है। और ऐसा होता क्यों है? 80% पाचन हमारी गहरी में ही हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स के पाचन रस पाए जाते हैं। 2 टाइप्स के। पहला होता है पेनक्रियाटिक जूस, दूसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस। इसमें एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमारा पहला होता है एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। ये सारा प्रोसेस हमारी छोटी आंत में ही होता है। दूसरा है हमारा लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। तीसरा है हमारा ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन का पाचन करता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो पाचन प्रक्रिया होती है वो हमारी छोटी आंत में कंप्लीट होती है। इसके भी 3 भाग होते हैं। लैक्टोज, ये लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज
ये मैं यहाँ लिख के दे रही हूँ, यहाँ पे। दूसरा, पहला होता है हमारा लैक्टोज, जो लैक्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा होता है हमारा माल्टोज, जो माल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा होता है हमारा सुक्रेज, जो सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी पाचन की प्रक्रिया होती है वो 80% हमारी छोटी आंत में ही वो कंप्लीट होती है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव वक्र पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट और चौथा है हमारा यूरिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सलेट। जब भी वृक्क की पथरी पूछता है तो उसका आंसर ये होगा। और कभी कभी हमारे गॉल ब्लैडर की, पित्त की थैली की पथरी पूछ लेता है, तो उसका आंसर होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। पित्त की थैली में जो पथरी होती है, गॉल ब्लैडर में जो पथरी होती है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। तो इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ पे लेप्री है, निम्न में से किस रोग का रोग कारक है? पहला ऑप्शन है हमारा हैजा, दूसरा है टिटनेस, तीसरा है कुष्ठ रोग, चौथा है क्षय रोग। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम इसको लेप्रोसी बोला जाता है। क्षय रोग हो जाता है, इसको टीबी बोला जाता है। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो होता है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण हो जाता है। और इस रोग की रोकथाम के लिए आप सबको पता है कि बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाते हैं। टिटनेस माइकोबैक्टीरियम टिटेनी के कारण हो जाता है। हैजा, इसको कोलेरा बोला जाता है। ये विब्रियो कोलेरी के कारण हो जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसका सही आंसर ये है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कुष्ठ रोग का रोग कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर, दूसरा है लौह, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य नहीं करता है? पहला ऑप्शन है हमारा सी, दूसरा है के, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन बी। तो इसका सही आंसर आप सबको ही पता है कि विटामिन के एक हार्मोन की तरह काम करता है। और
इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है और सनलाइट से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन बी को बेरीबेरी बोला जाता है, विटामिन बी को थायमीन बोला जाता है। इसकी कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसको एंटी स्कर्वी विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन की को फिलोक्विनोन बोला जाता है। इसका दूसरा नाम नेफ्टाक्विनोन भी है। तो हम देखेंगे इसका सही आंसर विकल्प नंबर सी है। तो हम अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली कौन सी प्रक्रिया है जो पाचन क्रिया है? पाचन, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पाचन होता क्या है। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। पहला ऑप्शन है हमारा अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण। दूसरा है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में विघटन। तीसरा है हमारा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। चौथा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। होता क्या है कि अमीनो अम्ल का प्रोटीन में रूपांतरण पहला ऑप्शन था हमारा, पर इसका सही आंसर है प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। इसको कहा जाता है प्रोटीनोजेनेसिस। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण इसको कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटन कहलाता है श्वसन। तो ये रही आज की हमारी क्लास। मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करती हूँ। होपफुली आपको पसंद भी आएंगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ बेल बटन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।